गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स, वीडियोस, बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप टीवी पर मान लीजिए क्रिकेट मैच देख रही हो और ब्रेक में किसी शानदार कार का विज्ञापन आए? हाँ, अक्सर होता है। और वो कार आपके दिमाग में बैठ जाए। फिर कुछ दिन बाद आप स्टोर जा रही हो और उसी कार के शोरूम के बाहर एक बड़ा सा पोस्टर दिखे, त्योहारी छूट। अच्छा। और हद तो तब हो जाए जब शाम को आपके फोन पर उसी कार की टेस्ट ड्राइव के लिए एक मैसेज आए। ये तीनों चीजें मतलब लगती तो अलग अलग हैं, पर असल में ये एक ही बड़ी कहानी के हिस्से हैं। बिल्कुल, ये सब जुड़ा हुआ है। और आज हम इसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं। मार्केटिंग की दुनिया में इसे कहते हैं प्रमोशन मिक्स। हमारी ये सारी बातचीत द आर्किटेक्ट ऑफ प्रमोशन नाम के एक बहुत ही दिलचस्प सोर्स पर आधारित है। तो आज का हमारा मिशन है उन 5 बड़े हथियारों को समझना जिनका इस्तेमाल कंपनियां हम तक अपनी बात पहुंचाने के लिए करती हैं। और इस कहानी को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि ये प्रमोशन मिक्स एक और बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। और वो क्या है? उसे कहते हैं मार्केटिंग मिक्स। इसमें वो मशहूर 4P आते हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। अच्छा, 4P। हाँ, और आज हमारा पूरा ध्यान सिर्फ चौथे P यानी प्रमोशन पर रहेगा। तो प्रमोशन का मतलब सिर्फ बेचो 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 नहीं है, नहीं। इसका मकसद कुछ और भी होता है। हाँ, ये एक बहुत आम गलतफहमी है। असल में प्रमोशन के 4 मुख्य लक्ष्य होते हैं। 4? पहला, ग्राहकों को प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना यानी इन्फॉर्म करना। दूसरा, उन्हें खरीदने के लिए मनाना, परसुएट करना। तीसरा, उन्हें बार बार ब्रांड की याद दिलाना यानी रिमाइंड करना। और चौथा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है समय के साथ एक मजबूत ब्रांड इमेज बनाना। ठीक है, तो चलिए इस पहेली के 5 टुकड़ों को एक एक करके जोड़ते हैं। हम अपनी उस कार वाली कहानी को ही आगे बढ़ाते हैं। हाँ, बिल्कुल। सबसे पहली चीज जो हुई वो था टीवी पर आया विज्ञापन। तो हमारा पहला टूल है एडवर्टाइजिंग। विज्ञापन। आग में विज्ञापन ही आता है। टीवी पर, अखबारों में, यूट्यूब वीडियो से पहले ये हर जगह है। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये एक पेड कम्युनिकेशन है जिसका मकसद एक साथ लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचना होता है। यहाँ पेड शब्द बहुत जरूरी है। कंपनी चैनल को पैसा देती है ताकि उनका मैसेज दिखाएं। अच्छा। इसकी दूसरी खासियत ये है कि ये ज्यादातर वन वे कम्युनिकेशन होता है। कंपनी बोलती है और हम सुनते हैं। हाँ, हम टीवी को तुरंत ये तो नहीं बता सकते कि विज्ञापन पसंद आया या नहीं। बिल्कुल। और तीसरी बात, इस पर कंपनी का पूरा कंट्रोल होता है। संदेश क्या होगा, एक्टर कौन होगा, संगीत कैसा होगा, सब कुछ प्रायोजक तय करता है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा तो यही हुआ कि एक ही बार में आपकी बात करोड़ों लोगों तक पहुंच जाती है। हाँ, कवरेज बहुत बड़ी है। लेकिन इसका कोई नुकसान भी है, क्योंकि ये तो काफी महंगा सौदा लगता है। बहुत महंगा, खासकर प्राइम टाइम टीवी पर विज्ञापन चलाना छोटी कंपनियों के बस की बात नहीं। और दूसरा बड़ा नुकसान यह है कि आपको तुरंत फीडबैक नहीं मिलता। और आज की दुनिया में जहां हर तरफ इतनी जानकारी है, सबसे बड़ी चुनौती यह है कि लोग इन विज्ञापनों पर ध्यान ही नहीं देते। हाँ, हम फोन चलाने लगते हैं या चैनल बदल देते हैं। बिल्कुल। इसे एडवर्टाइजिंग क्लटर कहते हैं।
सोर्स में हिंदुस्तान यूनिलीवर का एक जिक्र है। हाँ। उनके सर्फ एक्सेल का दाग अच्छे हैं वाला कैंपेन। ये सिर्फ एक विज्ञापन नहीं था ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक मास्टर स्ट्रोक था। उस कैंपेन से पहले सारे डिटर्जेंट पाउडर सिर्फ एक बात कहते थे, हम दाग हटाते हैं। हाँ। सर्फ एक्सेल ने पूरी कहानी ही बदल दी। उन्होंने कहा बच्चे खेलेंगे तो दाग तो लगेंगे ही, और दाग अच्छे हैं। क्योंकि बच्चे दागों से ही सीखते हैं। सही पकड़े। उन्होंने प्रोडक्ट के फायदे को एक गहरी भावना से, मतलब पेरेंटिंग की खुशी से जोड़ दिया। ये सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं था, ये एक इमोशनल कनेक्शन बनाना था, जो आज तक लोगों को याद है। बिल्कुल। कमाल है। तो विज्ञापन ने हमारे दिमाग में कार का नाम डाल दिया, लेकिन सिर्फ नाम जानने से तो कोई 20 लाख की कार खरीद नहीं लेता। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, शोरूम के बाहर 50,000 रुपए की छूट वाला पोस्टर। तो ये हमारा दूसरा टूल हुआ, सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन, ये तो हम सबका पसंदीदा हिस्सा है। डिस्काउंट, कूपन, बाय वन गेट वन फ्री। हाँ, या फिर मुफ्त सैंपल। मुझे लगता था कि ये भी विज्ञापन का ही एक तरीका है। इनमें फर्क क्या है? बहुत बड़ा फर्क है। विज्ञापन का मकसद होता है ब्रांड के बारे में एक सोच बनाना, एक लॉन्ग टर्म इमेज। अच्छा। जबकि सेल्स प्रमोशन का मकसद होता है तुरंत एक्शन लो। ये शॉर्ट टर्म फायदे होते हैं जो ग्राहकों को फौरन खरीदारी करने के लिए उकसाते हैं। और सेल्स प्रमोशन कहता है आज ही खरीदो वरना ऑफर खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो ये एक तरह का लालच है जो तुरंत काम करता है। इसका फायदा तो साफ है, बिक्री एकदम से बढ़ जाती होगी। हाँ, बिक्री में तुरंत उछाल आता है। ये नए ग्राहकों को प्रोडक्ट ट्राई करने के लिए खींचने का एक शानदार तरीका है। और पुराना स्टॉक निकालने के लिए भी इस्तेमाल होता होगा। बिल्कुल। कंपनियां इसे अक्सर अपना पुराना स्टॉक निकालने के लिए भी इस्तेमाल करती हैं, लेकिन इसके कुछ छिपे हुए नुकसान भी हैं। जैसे कि? सबसे पहला, इसका असर अस्थायी होता है। जैसे ही सेल खत्म होती है, बिक्री वापस नीचे आ सकती है। दूसरा, अगर कोई ब्रांड बहुत ज्यादा छूट देता है तो उसकी वैल्यू कम हो सकती है। लोगों के दिमाग में उसकी इमेज एक डिस्काउंट वाले ब्रांड की बन जाती है। और तीसरा और सबसे बड़ा खतरा यह है कि ग्राहक इन ऑफर्स के आदी हो जाते हैं। वो सोचते हैं अभी क्यों खरीदें, अगली दिवाली सेल का इंतजार करते हैं। मैं खुद ऐसा करता हूँ। ये तो बहुत बड़ी बात है। आजकल तो लगता है कि हर कोई सेल का ही इंतजार करता है। तो क्या कंपनियां इस छूट वाले जाल में फंस जाती हैं? ये एक मुश्किल चुनौती है। कंपनियां अक्सर इसे लॉयल्टी प्रोग्राम्स के साथ जोड़कर संतुलित करने की कोशिश करती हैं, ताकि ग्राहक सिर्फ छूट के लिए नहीं आए। हाँ, बल्कि ब्रांड से जुड़ाव के लिए वापस आएं। लेकिन ये संतुलन बनाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो विज्ञापन ने कार के बारे में बताया, सेल्स प्रमोशन ने हमें शोरूम के दरवाजे तक खींच लिया, लेकिन अब क्या? 20 लाख की कार कोई सिर्फ पोस्टर देखकर तो नहीं खरीद लेगा। यहाँ पर किसी इंसान की जरूरत पड़ती है जो हमें समझाए, हमारे सवालों के जवाब दे। बिल्कुल। और यहीं से हमारा तीसरा टूल यानी पर्सनल सेलिंग काम में आता है। पर्सनल सेलिंग। तो ये वो सेल्स पर्सन है जो शोरूम में मे आई हेल्प यू सर कहकर आता है। ये तरीका तो बीमा, रियल एस्टेट या महंगी चीजों में ज्यादा इस्तेमाल होता होगा। बिल्कुल। जहां भी प्रोडक्ट महंगा है, कॉम्प्लेक्स है या कस्टमाइज करने लायक है, वहां पर्सनल सेलिंग की जरूरत पड़ती ही है। तो ये विज्ञापन से एकदम उल्टा है। हाँ, एक तरह से वो वन वे था, ये टू वे कम्युनिकेशन है। ग्राहक तुरंत सवाल पूछ सकता है, अपनी जरूरतें बता सकता है, और सेल्स पर्सन अपने बात को ग्राहक के हिसाब से ढाल सकता है। हाँ, ये एक लाइव बातचीत है। इसका सबसे बड़ा फायदा तो यही लगता है कि इससे एक भरोसा बनता है, एक रिश्ता बनता है। सही पकड़े। इससे एक मजबूत रिश्ता बनता है और ग्राहक को मनाने की शक्ति इसमें सबसे ज्यादा होती है। लेकिन ये प्रमोशन का सबसे महंगा तरीका भी है। आपको एक पूरी सेल्स टीम को सैलरी देनी होती है, उन्हें ट्रेनिंग देनी होती है, और इसकी पहुंच भी बहुत सीमित है। हाँ, एक सेल्स पर्सन दिन में कुछ ही लोगों से मिल सकता है, जबकि एक टीवी विज्ञापन करोड़ों लोगों तक पहुंच जाता है, और इसमें समय भी बहुत लगता है। तो अब तक हमने 3 टूल देख लिए। विज्ञापन जो जागरूकता फैलाता है, सेल्स प्रमोशन जो तुरंत बिक्री बढ़ाता है, और पर्सनल सेलिंग जो रिश्ता बनाता है। अब एक ऐसे टूल पर आते हैं जो सीधे सीधे बेचने के बारे में नहीं है। अच्छा। मान लीजिए कार खरीदने से पहले मैंने एक ऑटोमोबाइल मैगजीन में पढ़ा कि उस कंपनी को सेफेस्ट कार ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। ये तो विज्ञापन नहीं है, तो ये क्या है? ये है हमारा चौथा और बहुत ही शक्तिशाली टूल, पब्लिक रिलेशंस यानी पीआर। पीआर का काम सीधे तौर पर कुछ बेचना नहीं है, बल्कि कंपनी की एक अच्छी इमेज, एक अच्छी साख बनाना है। ये कंपनी की प्रतिष्ठा का मैनेजमेंट है। तो इसमें क्या क्या आता है? प्रेस रिलीज भेजना, कोई इवेंट स्पॉन्सर करना। हाँ, प्रेस रिलीज, इवेंट्स, स्पॉन्सरशिप और समाज सेवा से जुड़े काम, ये सब पीआर का हिस्सा है। इसमें दिलचस्प बात यह है कि पीआर का लक्ष्य भरोसा और सद्भावना बनाना है। जब किसी बड़े अखबार में आपकी कंपनी के बारे में एक अच्छा आर्टिकल छपता है,
तो लोग उस पर एक विज्ञापन से कहीं ज्यादा भरोसा करते हैं। मतलब इसकी विश्वसनीयता ज्यादा होती है। बिल्कुल। और शायद इसकी लागत भी विज्ञापन से कम होती होगी। अक्सर हाँ, एक अच्छी पीआर स्टोरी आपको मुफ्त में वो पब्लिसिटी दे सकती है जिसके लिए विज्ञापन में करोड़ों खर्च करने पड़ते। लेकिन इसकी अपनी चुनौतियां हैं। वो क्या है? आपका मीडिया पर कोई कंट्रोल नहीं होता। आप एक प्रेस रिलीज तो भेज सकते हैं, लेकिन ये पत्रकार पर है कि वो उसे कैसे लिखता है या लिखता भी है या नहीं। और इसके असर को नापना भी मुश्किल होगा। बहुत मुश्किल। आप ये नहीं बता सकते कि एक अच्छे आर्टिकल से आपकी बिक्री कितनी बढ़ी। हमारे सोर्स में टाटा समूह का उदाहरण दिया गया है, जो इसका एक बेहतरीन नमूना है। बिल्कुल। टाटा अपनी कारें बेचने के लिए विज्ञापन तो करता है, लेकिन लोगों के मन में टाटा के लिए जो इज्जत और भरोसा है वो सालों की अच्छी पीआर से बना है। चाहे वो आपदा के समय मदद करना हो या शिक्षा के क्षेत्र में उनका काम, ये सब उनकी एक सकारात्मक छवि बनाता है जो आखिरकार उनके हर प्रोडक्ट को बेचने में मदद करती है। बहुत बढ़िया। तो हमारी कार की कहानी अब पूरी होने वाली है। विज्ञापन देखा, छूट का पोस्टर देखा, सेल्समैन से बात की और कंपनी की अच्छी इमेज के बारे में भी पढ़ लिया। हाँ, अब कार घर आ गई। हाँ, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब कंपनी मुझे सीधे मैसेज भेजती है, आपकी कार की सर्विसिंग का समय हो गया है या हमारे नए मॉडल पर आपके लिए एक स्पेशल एक्सचेंज ऑफर है। ये क्या है? ये हमारा 5वां और आखिरी टूल है। डायरेक्ट मार्केटिंग। हाँ, डायरेक्ट मार्केटिंग। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये बिना किसी बिचौलिए के सीधे ग्राहक से बात करना है, 1 to 1। तो इसमें ईमेल, एसएमएस, टेलीमार्केटिंग ये सब आ जाता है? हाँ, ये सब इसी का हिस्सा है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये बहुत ज्यादा टारगेटेड होता है। टारगेटेड मतलब कंपनियां आपके डेटा का इस्तेमाल करके ये पक्का करती हैं कि मैसेज सही इंसान तक पहुंचे। और मैसेज बहुत पर्सनल हो सकता है। बिल्कुल। जैसे आपके नाम के साथ। इसका एक बड़ा फायदा ये है कि ये काफी सस्ता हो सकता है ना? हाँ, खासकर ईमेल और एसएमएस मार्केटिंग। और इसके नतीजे आसानी से नापे जा सकते हैं कि कितने लोगों ने ईमेल खोला, कितने लोगों ने लिंक पर क्लिक किया। बिल्कुल। लेकिन इसका एक डार्क साइड भी है। वो तो है, अगर इसे ठीक से न किया जाए तो ये ग्राहकों को बहुत परेशान कर सकता है और आपका मैसेज स्पैम बन जाता है। और डेटा के इस्तेमाल को लेकर प्राइवेसी की चिंताएं भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। Amazon इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। हाँ, बिल्कुल। अगर आपने कभी Amazon पर कोई चीज खोजी है तो आपने देखा होगा कि कैसे वो आपको उसी तरह की चीजों के लिए पर्सनल ईमेल और ऐप नोटिफिकेशन भेजना शुरू कर देते हैं। हाँ, ये आपके पिछले व्यवहार के आधार पर की जाने वाली डायरेक्ट मार्केटिंग है जो बहुत असरदार होती है। ठीक है, तो अब हमने इन 5 हथियारों को समझ लिया है: विज्ञापन, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, पीआर और डायरेक्ट मार्केटिंग। हाँ। अब सबसे बड़ा सवाल, तो इस सब का मतलब क्या है? कोई कंपनी ये कैसे तय करती है कि कब कौन सा हथियार इस्तेमाल करना है, या इन सब का सही मिश्रण कैसे बनाना है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो हर टूल की अपनी एक खास जगह है। कोई भी एक टूल हर काम नहीं कर सकता। तो सबकी अपनी अपनी भूमिका है। बिल्कुल। विज्ञापन बड़े पैमाने पर जागरूकता और ब्रांड की पहचान बनाता है। सेल्स प्रमोशन शॉर्ट टर्म बिक्री को धक्का देता है। पर्सनल सेलिंग भरोसे वाले रिश्ते बनाता है। हाँ, खासकर महंगी चीजों के लिए। पीआर कंपनी की इज्जत और सद्भावना बनाता है। और डायरेक्ट मार्केटिंग वो मौजूदा ग्राहकों से सीधा और पर्सनल रिश्ता बनाए रखता है। तो सही मिक्स चुनने का कोई फॉर्मूला नहीं है। कोई एक फॉर्मूला नहीं है। ये कई बातों पर निर्भर करता है। आपका प्रोडक्ट क्या है? आप एक चॉकलेट बेच रहे हैं या एक हवाई जहाज? आपका टारगेट मार्केट कौन है? हाँ, कॉलेज के छात्र या सीनियर सिटीजन? आपका बजट कितना है? और सबसे जरूरी, आपका मकसद क्या है? मतलब आप एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही हैं या बिक्री बढ़ाना चाहती हैं? या सिर्फ लोगों को अपने ब्रांड की याद दिलाना चाहते हैं? इन सारे सवालों के जवाब ही एक असरदार प्रमोशन मिक्स को तय करते हैं। ये एक बेहतरीन सारांश है। तो ये 5 स्तंभ मिलकर एक ऐसी रणनीति बनाते हैं जिससे कंपनी अपने ग्राहकों से सही समय पर, सही तरीके से और सही संदेश के साथ बात कर सके। और आज की इस बातचीत को खत्म करने से पहले मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगा जिस पर सोचा जा सकता है। बताइए। आज की डिजिटल दुनिया में इन 5 टूल के बीच की लाइनें वो धुंधली हो रही हैं। जब कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर किसी प्रोडक्ट के बारे में पोस्ट करता है तो वो एक ही समय में विज्ञापन भी है, पीआर भी और डायरेक्ट मार्केटिंग भी। हाँ, ये तो सही है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या भविष्य में कोई छठा स्तंभ उभरेगा या फिर यही 5 टूल इतने बदल जाएंगे कि हम उन्हें पहचान ही नहीं पाएंगे।